नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बैठे हैं हिसार जिले में सीनियर वकील लाल बहादुर खवाल जी के साथ में। मामला आपको पता है, 23 अगस्त 2001 हिसार के ही प्रभुवाला गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया था। रेलू राम पुनिया हत्याकांड, जिसमें 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और हत्या करने वाला कातिल कोई और नहीं था, खुद उनकी बेटी सोनिया और उनका दामाद संजीव। यानी संजीव और सोनिया ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तमाम बातें हमने आपको पहले बताई, किस प्रकार का घर पे माहौल है, ग्रामीणों में क्या इस बात को लेकर सेंटीमेंट्स है। लीगल पॉइंट पर हम बात करेंगे खवाल साहब के साथ में। इनके साथ इस तरह इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो लीगल कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी लड़ाई है, खवाल साहब ने लड़ी। और जो ट्रायल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने ही सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट में गया तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर फांसी की सजा सुनाई गई। खवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये मामला जब इंसिडेंट हुआ तो आप तक कैसे पहुंचा और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? ऐसे है जी, रेलू राम जो था, देखो वो बड़े धर्म के काम करता था, लेकिन घर में थोड़ा डिस्प्यूट था। आपस में वाइफ हस्बैंड का डिस्प्यूट चल रहा था, परिवार में थोड़ा सा टकराव चल रहा था। ऑलरेडी पहले मुकदमे चल रहे थे, लेकिन बीच में उनका कुछ अरसे बाद कंप्रोमाइज हो गया था। अभी इकट्ठे रह रहे थे वो सारा परिवार। इसी दौरान क्या हुआ, 23-24 अगस्त 2001 की घटना है ये, कि एक योजनाबद्ध तरीके से रेलू राम के दामाद और लड़की सोनिया ने दोनों ने ही मिलीभगत करके ये सारी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाई। मैं केस की बात बता रहा हूँ, जो कि एफआईआर में, चलान में जो चीजें आई, चार्जशीट में। हाँ, चार्जशीट में जो है, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। लीगल पॉइंट से बात कर रहे हैं। प्लान के तहत उन्होंने घर में एंट्री की, बर्थडे मनाने के अकॉर्डिंग। पम्मा को रास्ते में, वहां वो विद्यादेवी जिंदा स्कूल में पढ़ती थी, पम्मा उर्फ प्रियंका और पम्मी कहते थे। पम्मा उर्फ प्रियंका, उसको वहां से विद्यादेवी जिंदा स्कूल से लिया। यहाँ पे कैंप चौक पे हमारे एक ये बेकरी वाले हैं, वहां से केक लिया, रास्ते में फिर फ्रूट लिया। उसके बाद वो कोठी में उन्होंने एंट्री की। वहां एंट्री करने के बाद रात को फिर इन्होंने, जो उनके प्लान के तहत, पहले इनका प्लान ये था कि हम फायर करके, है ना, जैसे वो लेकर के आए थे, एमुनेशन भी लेके आए थे, उसमें उनके करने का प्लान था। परंतु उन्होंने बाद में प्लान चेंज किया कि नहीं, पटाखों की आवाज में हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उन्होंने रॉड से एक एक करके उनको मौत के घाट, बहुत बुरी तरह निर्मम हत्याएं उनकी की। सबसे पहले उन्होंने रेलू राम का मर्डर किया, उसके बाद उन्होंने फिर कृष्णा और एक बच्चे का किया, फिर उसके बाद पम्मा और प्रियंका का किया, उसके बाद फिर उन्होंने, है ना, शकुंतला, सुनील और 2 बच्चे थे, उनका एक एक करके उन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सोनिया ने, उन्होंने ये भी एक प्लान का हिस्सा था कि वो सारे मर्डर अपने ऊपर लेने चाहे, भी मैं अपने ऊपर ले लूँ ये, ताकि आप, है ना, मेरे को बचा लोगे। और उसने एक बाकायदा रात को ही बैठ करके सुसाइड नोट लिखा। उसमें उसने सारे जो दोष अपने ऊपर माने, मैं ये कर रही हूँ और मैं अपने आप को आत्महत्या भी कर रही हूँ। उसने वो एक ड्रामा भी किया पॉइजन खाने का। सुबह फिर जब बच्चों को गाड़ी लेने आई, स्कूल में जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चों को दूध देने के लिए आया, तो हॉर्न बजा के चले गए। उसके बाद वहां बैठे जो अमर सिंह नौकर था वहां पे, उसने जाकर के देखा तो वो सारा माजरा जो कुछ अलग ही दिखा। फिर कॉल किया, वहां एसएचओ वहां पहुंचे, थाना उकलाना से विनोद कुमार, आजकल डीएसपी हैं, वो पहुंचे। उन्होंने सारा घटनाक्रम देखा तो सारी डेड बॉडी अलग अलग कमरों में, अलग अलग छतों पे, अलग अलग जगह पे वो बिखरी हुई थी, सबके मर्डर थे। फिर उसका खुलासा हुआ, सोनिया को इंटेरोगेट किया तो सोनिया ने उस टाइम डिस्क्लोज नहीं किया कि संजीव भी मेरे साथ था। जब संजीव को करीब 2 महीने के बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई, जब उसको इंटेरोगेट किया, तब इस सारी घटना का खुलासा हुआ कि कैसे हमने क्रैकर्स कहाँ से लिए, कहाँ से हमने कार्ट्रिजेज लिए, कहाँ हमने क्या प्लान के तहत कहाँ कैसे क्या किया। उसका फिर लाइट डिटेक्शन टेस्ट हुआ, उसमें वो सारी चीजें उसने नरेट की, बताई सारी चीजें, भाई ऐसे ऐसे हमने घटना को अंजाम दिया। वहां से सुबह 4 बजे के करीब फिर सोनिया ही सुमो गाड़ी में बिठा करके उसको लेके गई। घटना के दिन ही? हाँ, घटना के दिन ही सुबह 4 बजे वो उसको
छोड़ने के लिए गई। वहां पर बाद में पता चला कि भाई गाड़ी क्यों गई थी। पुलिस वाले नाके पे बैठे, उन्होंने कहा भाई हाँ ये गाड़ी यहाँ आई थी। आगे जाजन वाला गांव पड़ता है, वहां पे जिस बस में वो बैठ के गया उस बस के कंडक्टर ने गवाही दी। ये कहा कि भी सुबह सुबह एक नौजवान लड़का बैग लिए हुए था, उसने बड़ी मजबूती के साथ इशारा किया, बस को रुकवाया, बिना स्टॉपेज के रुकवाया। हमने उसको बिठाया, हमने कैथल में उतारा, कैथल से एसटीडी से उसने थाने में टेलीफोन किया है संजीव ने, ये जांचने के लिए अननोन पर्सन बन के भी क्या घटना क्या चल रहा है वहां पे। तो थाने में जब किया तो थाने वाले ने बताया हाँ भाई ऐसी ऐसी एक वारदात हो गई है, पूरे परिवार का वहां मर्डर कर दिया गया है। वो बार बार देख रहा था, वो सारे एसटीडी की वो गवाहियां हुई भाई हाँ वहां से कॉल आया। उसके बाद भैंसवाल अपने मामा के घर चला गया, वो वहां मामा के घर वहां खेतों में जाकर के उसने जो अपने खून से आलूद कपड़े थे, हाफ ब्रंट जो बाद में एस जो रिकवरी हुई, जो राख जो रिकवरी, उसमें फिर है ना ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस थी कि वो राख में जो ब्लड ग्रुप जो मिले वो डेड बॉडी से मैच कर रहे थे। ये भी एक क्लू, एक एविडेंस को जुड़ी कि भाई हाँ वहां भैंसवाल में जो एक राख जो मिली है, जो हाफ ब्रंट को जो खून से आलू थे, वो मैच कर गई। भैंस वाले सोनीपत वाला जी? जी जी जी, इसके संजीव के मामा थे यहाँ पे जी। वहां पे खेतों में उसने वहां वो जलाया वहां पे उसके बाद वो चला गया। फिर ये केस चलता रहा, उसके बाद ये सारी एविडेंस आई, सारी जितने भी जो मैं बता रहा हूँ भी क्रैकर्स कहाँ से लिए, कहाँ से उन्होंने कारतूस खरीदे, उसकी एविडेंस आई। ये परमजीत जो जो कैंप चौक पे जो है जहाँ से पेट्रोल ली, उसकी गवाही आई, कंडक्टर की गवाही आई, ड्राइवर की गवाही आई, जिसने वहाँ टेलीफोन किया उसकी गवाही आई है। ये सारी एविडेंस है ना कलेक्ट हुई। फिर इसका बाकायदा पुलिस ने इंटेरोगेट किया, दोनों को देखा, तब ये जाके है ना ये सारी कड़ियां जब जुड़ी इसके अंदर, तब ये केस है ना इसमें ऑनरेबल यहाँ सेशन जज ने जो इस हार में सेशन कोर्ट ने इसने रेयरस्ट ऑफ रेयर मानते हुए या डेथ सेंटेंस की पेनल्टी दी। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया था। देर आफ्टर ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला, वहां पे सरकार ने भी एसएलपी डाली। इधर से राम सिंह जो कि रेलू राम का भाई था, वो उसमें विटनेस था, उसने भी एसएलपी फाइल की, और एक सोनिया संजीव ने भी एसएलपी फाइल की। 3 एसएलपी वहां थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब केस स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे पे हम जब हम कोर्ट में गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने जैसे देखा इसमें 2 अक्यूज है, एक लड़की है एक लड़का है, 8 मर्डर है। तो एकदम से जजेस ने भी एकदम से अपना एक्सप्रेशन दिया कि हाउ दिस पॉसिबल, 8 मर्डर। एसएलपी मतलब स्पेशली पिटीशन होता है जस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल दी ना। जी जी जी। तो उसमें फर्स्ट डेट पे जैसे फाइल में आर्गुमेंट शुरू हुई तो जस्टिस साहब ने बड़ा एकदम से बड़ा वो थे कि नहीं, उन्होंने सोचा कि हाउ दिस पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे मार सकता है दो लोग कैसे 8 लोगों को मार सकते हैं। देर आफ्टर जब एविडेंस आई, जब वो सारे उसमें फोटोग्राफ्स जो सो कड़ियां जुड़ी, जब उसकी कोठी की जब वो तस्वीरें देखी भी, कितना बड़ा महल है वो 2 एकड़ में महल है, और एक जगह, क्योंकि जजेस भी ये सोच रहे थे भी एक कमरे में 2 लोग कैसे मार सकते हैं, एक मकान में, वो मकान नहीं था, वो बहुत बड़ा महल था। और उनकी पोजीशन भी अलग अलग थी, ऊपर है, कोई छत पे है, कोई बाहर है, कोई नीचे है, कोई सेकंड फ्लोर पे है, तो अलग अलग जगह। वो जब देखी जजेस को, फिर ये हुआ कि नहीं, ये तो हाई कोर्ट ने गलत इसमें निर्णय लिया है, जो सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सही है। सेशन कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, और उसकी डेथ पेनल्टी दोबारा से वो हाई कोर्ट का ऑर्डर चेंज करके फिर उनकी डेथ पेनल्टी यस रेयर माना कोर्ट ने। उसके बाद फिर 2007 में डिसीजन आया, फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली 2008 में, वो रिव्यू पिटीशन भी उनकी डिसमिस होगी। उसके बाद वो गवर्नर के, फिर राष्ट्रपति के, जैसे मान लो वो मर्सी पिटीशन गई, तो मर्सी पिटीशन में काफी डिले हुआ। राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल जी थी, तो उन्होंने अपने पूरे टर्म में उसका डिसीजन नहीं लिया। फिर प्रणब मुखर्जी जी आए, तो उसने ये पूरे देश की फांसियां थी, तो पूरे देश की करीब 13-14 ये फांसियां थी, 15 फांसियां टोटल थी वो। तो सारी की सारी है ना, उन्होंने वो कुछ मतलब जिनमें देखा उनमें ये रेयर बनता है, ये माफी के लायक नहीं है, तो पिटीशन उन्होंने मर्सी पिटीशन डिसमिस कर दी। तो उनको डेट भी फिक्स हो गई थी, मतलब भाई उनको हैंग करना है, इनको सोनिया की संजीव की भी डेट फिक्स हो गई थी, बाकायदा सब कुछ इंतजाम हो चुके थे। और भारत की पहली महिला बनती है, बिल्कुल ये होने जा रही थी। मीनवाइल एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई कि भाई ये जो है ना, इतना जो डिले किया, राष्ट्रपति ने डिले किया कारण, इन्होंने डिले जो किया कोई रीजन नहीं है क्यों डिले किया इतना। इसी ग्राउंड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
ये मानते हुए कि भी जो फांसी के सजा याफ्ता अक्यूज्ड होते हैं वो तिल तिल कर मरते हैं, उनके 24 घंटे उनके गर्दन पे मौत का साया होता है। इसी ग्राउंड के ऊपर है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने है ना उनको डेथ से लाइफ में वो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसको डेथ सेंटेंस ही मानी जाएगी। वो अलग ग्राउंड पे किया, जजमेंट आज भी वो डेथ सेंटेंस का ही माना जाएगा। तो उसके बाद आखिरी सांस तक। जी 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 बिल्कुल। और ये वैसे भी देखो इतना रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर था और इतना रिलीफ मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। ये उनको भी लाइफ में कन्वर्ट हो गया, ये भी ओनली राष्ट्रपति की बिना कारण के देरी की वजह से है ना वो ये हुआ ऐसा। उसके बाद ये मैटर चल रहा था। अभी 2021 में भी इन्होंने यहाँ प्री रिलीज की एप्लीकेशन लगाई थी तो कि हमें रिलीज किया जाए, लेकिन उसमें प्री रिलीज कोर्ट ने नहीं किया, वो विड्रॉ करनी पड़ेगी उनको। प्रीमेच्योर रिलीज का जो था ना उसके लिए उसको विड्रॉ किया उन्होंने। उसके बाद दोबारा फिर 2024 में उन्होंने लगाई। तो परिजनों को जो रेलूराम के जो पीड़ित पक्ष है उनकी इसकी कोई खबर नहीं लगी और वहां वो अपनी पैरवी भी सही ढंग से नहीं कर पाए। तो इस वजह से ये अभी जो ऑर्डर आया है ऑनरेबल, इस पे बात करेंगे इकबाल साहब। एक सवाल आपसे है, कि काफी लेटर्स मेरे हाथ में, लेकिन मैं 3-4 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, उसका आपसे जवाब चाहता हूँ। ये सोनिया की तरफ से लेटर लिखा गया था संजीव को। मेरे प्यारे संजीव, मुझे माफ कर देना, मैं आज इन सबको खत्म करके खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई भाभी बहन आज की तारीख में सब मेरा बुरा चाहते हैं, सब मेरे दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। मम्मी ने मेरे खिलाफ आपको आज तक भड़काती रही है, पर संजीव यकीन करो मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा कि यह सब कहते हैं। मैं आपकी थी, आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। ये जो पत्र लिखा गया था ये ड्रामा था या ये सबूत बना पूरे मामले को इसमें खुलासा होने के लिए? ये काफी पेज का है लेकिन कुछ लाइनें पढ़ी। बिल्कुल ऐसा देखो। और वो जो रिवॉल्वर थी वो लाइसेंसी थी या कहीं से खरीद के लेके आए थे मारने के लिए? नहीं, वो उनकी नहीं थी, वो कृष्णा की थी, उनकी मदर की रिवॉल्वर थी वो। और वो बाकायदा लेटर दे के है ना संजीव की मदर या सोनिया की मदर की थी वो उसी पे वो लेके आए थे, वो कार्ट्रिजेस भी उसी के उस पे लेकर के आए थे, उसकी माँ के नाम पे इशू करवाए थे उन्होंने। यस। तो कितने कार्ट्रिजेस उसमें बता दें? काफी थे उसमें, काफी थे, लेकिन वो तो यूज ही नहीं हुआ। तो यूज ही नहीं उनका तो कोई ये काफी आपने बताया, ये काफी पत्र काफी पेज हैं, लेकिन ये जो मेन लाइन है ये लेटर क्या था? ये लेटर जो है ना, ये सारे मर्डर करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ जो संजीव ने अपने डिस्क्लोजर में लिखा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आया और साथ में जब उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ था उसमें उसने ये सारा डिस्क्लोज किया। उसमें ये बताया कि ये सारे मर्डर करने के बाद हमने इस प्लान के तहत हमने ये बैठ के लेटर मैंने सोनिया से लिखवाया। संजीव ने ये दोनों सेम डे उसी रात मर्डर करने के बाद ये लेटर लिखवाया, ये समझ के लिखवाया कि ये सारे के सारे जो है ना मर्डर आपने अपने ऊपर लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लेटर लिखना है। और ऐसे ही वो लिखा गया। ये तो बाद में तफ्तीश में इवन मैं बताता हूं कि जब तक सोनिया को इंटेरोगेट किया गया, सोनिया को करीब 15 दिन के करीब 14 दिन के करीब वो पुलिस रिमांड पे रही। पुलिस नहीं उससे कहलवा पाई कि दूसरा अक्यूज्ड भी इसमें शामिल था मेरे साथ। 15 दिन के अंदर भी यस नहीं कहलवा पाई उसको। तो पुलिस की कमी रही? यस बिल्कुल कमी है। ये प्रॉपर इंटेरोगेशन नहीं थी। वो प्रॉपर इंटेरोगेशन जो प्रॉपर एक होनी चाहिए, पूछताछ तरीके से जो होनी चाहिए वो नहीं की गई। अन्यथा तो ये खुलासा पहले ही होता, फर्स्ट डे ही होता। पुलिस तो इधर उधर घूमती रही, लेकिन बाद में जब लोगों ने कहा, जब पब्लिक ने भी आवाज उठाई भाई ये अकेली का काम नहीं हो सकता, ये अकेली नहीं कर सकती, तब संजीव को इंटेरोगेट किया। संजीव ने फिर सारे का सारा घटनाक्रम ये बताया। और ये बात जो आप लेटर की बात करें ये भी उन्हीं की बताई हुई बात है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा था। हमने बाकायदा इसलिए किया कि मैं बाद में आपको बचा लूंगा। ये सब चार्जशीट में आई चीजें हैं। यस ये पार्ट है। और ये एक ड्रामा था उनका, बेसिकली कह सकते हैं हम। जी जी तो ये प्लान का हिस्सा है। दोनों ने मिलकर इस तरह का प्लान बनाया। प्लान का हिस्सा है। संजीव को इसके आप कन्फेस करने के बाद गिरफ्तार किया या पुलिस ने उसको रैंडमली गिरफ्तार किया था संजीव को कुछ 2 महीने बाद? आप कह रहे हैं संजीव को किस पुलिस सर्च तो कर ही रही थी ना, उसकी ढूंढ तो रही थी ना उसको, क्योंकि उसको भी शामिल तफ्तीश तो करना ही था ना। तो इंटेरोगेशन के दौरान टूटे हैं वो, बताया उन्होंने? बिल्कुल। इंटेरोगेशन के बाद जैसे उसको पुलिस रिमांड पे लिया तब उसने डिस्क्लोजर में कहा कि भाई ये मैंने ऐसे ये किया, सारा घटनाक्रम है ना उसने बिल्कुल बताया कि भाई हाँ ये घटना ऐसे हुई है। अच्छा, चार्जशीट में और क्या खास बातें रही जो इन्होंने इसमें कन्फेस किया? इन्होंने जुर्म अपना इकबाल या जुर्म कबूल किया दोनों ने, क्योंकि आप तो वकील रहे हैं। हाँ ऐसा ना, इसमें
महत्वपूर्ण जो एविडेंस थी ना, वो 164 की एविडेंस जो हुई ना, 164 सीआरपीसी के तहत जो स्टेटमेंट है बिफोर कोर्ट आया, वो भी एक बड़ा ही मतलब रेलिवेंट डॉक्यूमेंट था कोर्ट के सामने, क्योंकि वो दोनों का ही डिस्क्लोज ये स्टेटमेंट हुआ, और वो बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था वो, कि माना उसने कि भी हाँ मैंने किया है, हमने किया है, दोनों ने। यस। तो 2004 में दूसरा ये सुसाइड लेटर जो है ना, ये भी एक मतलब है ना उसको, क्योंकि ये है ना, ये कोई आई विटनेस का केस नहीं था, ये केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस था, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस के अंदर है ना, उसमें केस में है ना विटनेस की चैन बननी चाहिए, कड़ी से कड़ी चैन ब्रेक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे वहां से घर से चले, वहां से क्या क्या तैयारियां की उन्होंने, बर्थडे मनाने के लिए चले, वहां से क्या परचेज किया, रास्ते में उसको लिया, फिर उसके बाद पेस्ट्री वाले के जाना, फ्रूट लेना, घर जाना, बस में छोड़ के आना, आगे जाना, ये सारा प्लान का हिस्सा था। तो ये सारी कड़ियां जुड़ती गई एक के बाद। तो जब सर्कमस्टेंशियल का केस होता है ना, उसमें यही देखा जाती है, ऑनरेबल कोर्ट यही देखती है सबसे पहले, ये चैन कंप्लीट है कि नहीं। तो इन्होंने मतलब कोर्ट के सामने क्या कबूल किया, इन्होंने इतनी निर्मम हत्या क्यों की? 45 साल की बच्ची ने छोड़ी, 4 साल का इनका जो रेलूराम पुनिया का पोता था उसको नहीं छोड़ा। ट्रायल कोर्ट में तो उन्होंने कोई भी कन्फेस नहीं किया, ये तो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट है, उसमें हुआ, इसकी एडमिसिबल है। इवन मजिस्ट्रेट ने भी बयान दिया कि मेरे बिफोर मी ये स्टेटमेंट आया है, मजिस्ट्रेट का बयान हुआ कोर्ट में, वो भी एज विटनेस थे इसमें, जज भी। यस। तो इसके अलावा कुछ और भी कन्फेस किया इन्होंने? कारण हत्या क्यों की? प्रॉपर्टी नहीं, हत्या ही तो इसमें, वो तो मोटिव तो प्रॉपर्टी था ना, मोटिव जो था ना, क्योंकि रेलूराम जो था ना, ये खर्चे अनाप शनाप थे, और इस वजह से ना वो उनको ये था कि उनके पास कोई ज्यादा काम धंधा इतना बड़ा था नहीं, और इस वजह से है ना ये आई एग्रीड, क्योंकि घर का माहौल भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, घर में माहौल अच्छा नहीं था, पहले से केसेस चल रहे थे, मुकदमे कोर्ट में चल रहे थे, प्रॉपर्टी को लेकर 307 का मुकदमा पहले चल रहा था, किसके खिलाफ चल रहा था मुकदमा? ये सुनील भी उसमें मुलजिम था, इवन जिसका मर्डर हुआ रेलूराम का लड़का, वो भी अक्यूज था। वो किस मामले में अक्यूज था? वो 307 में था, वो तो केस उस टाइम ट्रायल चल रहा था। तो उसने किस पे मतलब हमला किया, किस पे, मतलब आरोपी क्यों? वो सिर्फ है ना, वो कृष्णा के ड्राइवर से कोई हुआ था, कृष्णा का जो ड्राइवर था ना, उसका डिस्प्यूट था। तो कृष्णा सौतेली माँ थी ना उनकी? यस, कृष्णा की, उसकी सुनील की सौतेली। तो उनके साथ कोई विवाद हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर? हाँ, प्रॉपर्टी को, गाड़ी में जा रहे थे, विवाद आपस में चल ही रहा था, आपस में लड़ाइयां थी प्रॉपर्टीज के बारे में, कोर्ट में भी केस डले हुए थे, खर्चे का केस भी डाला हुआ था कृष्णा ने, लेकिन रहते साथ कंप्रोमाइज नहीं, उसके बाद कंप्रोमाइज हो गया था, कुछ केसेस पेंडिंग भी थे, कुछ डिसाइड हो चुके थे, कुछ विड्रॉ भी हो गए थे, तो सारा चल रहा था इस तरह से मामला। तो इस मामले में मामला आया 2001 में, 4 में फांसी आपने यहाँ पे मुकर्रर हो गई थी उनको, तो 3 साल ये मामला चला। बिल्कुल। 3 साल में क्या चैलेंजेस आए वकील साहब इस पूरे मामले में, और कभी किसी तरह की कोई हर्डल्स या कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया हो? ऐसा देखो, ये जो केसेस होते हैं ना, देखो वकील तो वकालत करता है, हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं होती, अपना काम मेरा मतलब ना, मेरा कोई सोनिया से, संजीव से कोई पर्सनल कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, अपना काम केस लड़ना। हमने तो देखो क्लाइंट है, एज क्लाइंट मान लो, जब केस लड़ते हैं तो एज क्लाइंट ही लड़ते हैं। वो अलग बात है कि मेरे गांव के हैं, मेरे पहले से उनके बहुत अच्छे, अच्छा, प्रभु वाला से ही। यस, वो अलग बात है कि रेलूराम जी मेरे पे बहुत फेथ करते थे, वो सिंपैथी होना एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट में तो लीगल बैटल होती है, किसी का भी कोई वकील हो सकता है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि भी किसी की कोई फांसी हो, लेकिन ऐसे अपराधों में जो इस तरह का क्राइम करता है, जो इस तरह की घटनाएं देती, तो एक समाज जो है ना, पूरे समाज में एक ऐसी नजीर बनती है, समाज में एक गलत मैसेज जाता है, अपराधी को सजा ना मिले, तो ये इसलिए जरूरी है। कोई फांसी करा के किसी को कोई खुशी थोड़ी ना मिलती है। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में एक बात और बताई आपने, इसमें डॉक्यूमेंट्स में भी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई जेल में के, जो इन्होंने ये कन्फेस किया है कि हमने ऐसा किया। जेल में नहीं, ये क्या है कि जो है ना प्रोविजन है, अगर किसी का मान लो कोई आदमी सच नहीं बता रहा हो, या एक प्रूफ क्रिएट करना है, देखो मतलब एविडेंस जो है ना, इन द आइज ऑफ लॉ, उसकी क्या वैल्यू है, एक अलग बात है, वो अलग चीज है। कोर्ट उसको क्या माने, किस ले में कोर्ट नहीं भी मानती इन चीजों को, इस तरह की एविडेंस नहीं मानती। कोई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पुलिस कस्टडी में किसकी रिकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू नहीं होती, बट आपको सही कंक्लूजन पे जाने के लिए एक एविडेंस आपके पास होती है। ये है कि हाँ, ये इस तरह से जो बता रहा है ना, उसमें कड़ियां जुड़ती है, फिर उस केस का
सच्चाई में जाने में फिर मतलब एक मदद मिलती है पुलिस को। अच्छा वकील साहब, फांसी हो गई, फिर उम्र कैद हाई कोर्ट में इनको होगी, फिर 2007 में फिर फांसी हो गई, डेट मुकर्रर हो गई, फिर राष्ट्रपति से रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 2014 का जो एक हिस्टोरिकल डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि जिनको 5 साल, जिनको ज्यादा डिले हो चुका है, फांसी की डेट फिक्स हो चुकी है, 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, उनको उम्र कैद में बदल दिया जाए। हाँ, वो इनके साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल। लेकिन अब इनको जो है बेल किस आधार पर मिली है, आप कैसे देखते हैं ये फैसला? क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, तो पिछले 5 साल में दोनों का आचरण कैसा रहा है? तो जजमेंट आपने भी देखा होगा। ऐसा देखो, ये जो है ना, क्या होता है इसमें ना, स्टेट लेवल कमेटी होती है, उसमें है ना जेल मिनिस्टर चेयरमैन होता है, 4 उसमें मेंबर होते हैं। जैसे मान लो है ना, इसमें फाइनेंस कमिश्नर होता है इसके अंदर, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है इसके अंदर, जेल डिपार्टमेंट से होता है, और एक लीगल रिमेम्बरेंसर भी होता है इसके अंदर, डायरेक्टर जनरल डीजीपी होता है, तो ये इसके मेंबर होते हैं। डीजीपी प्रिजन, हाँ, तो ये इनके मेंबर होते हैं, ये चेयरमैन होता है। ये स्टेट लेवल कमेटी है ना, ये बाकायदा फाइंडिंग देती है। चेयरमैन कौन होता है इसका? चेयरमैन इसका होता है जेल मंत्री होता है, जेल मंत्री जो होता है मिनिस्टर, जेल मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी। हाँ, यस। तो ये है ना एक मतलब फाइंडिंग देते हैं भाई, इनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, मतलब क्या क्या इनके पीछे, इनका मतलब रिपेंटेंस के कई ग्राउंड होते हैं भाई, उनको पश्चाताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जेल में कोई ऐसी वारदात इन्होंने की है। तो इनका जो रिकॉर्ड जो था ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो था, वो बहुत ही बैड था, अच्छा नहीं था। अगर मैं बताऊं ना, तो 17 जेल अपराध तो सोनिया ने किए। 17 किस किस तरह के थे? जेल में जैसे मान लो जेल अथॉरिटी को थ्रेट कर देना, कैदियों से भिड़ जाना, कैदियों को मार देना, वहां अननेसेसरी, जिस तरह बहुत सारे है ना, इन्होंने पार्टी ने आरटीआई ली है, उसमें काफी चीजें आई है भी। कई बार है ना भाई, चम्मच मारी है किसी, उसको नंबरदार को, उसको चम्मच मारी, सुसाइड की कोशिश। हाँ, एक बार है ना, हाँ, वो भी किया। और ये भी एक बार आया कि वो अनसील्ड कपड़े है ना, बिना सिले हुए कपड़े है ना, जबरदस्ती अंदर कह रही मैं अंदर लेके जाऊंगी, मंगवाऊंगी मैं, उस पर झगड़ा किया। उसमें जेल अप्रेजल भी हुई इसकी, इवन जेल अप्रेजल भी कई बार इनकी हुई इसकी, और ये जेल अपराध बोलते हैं इनको। तो ये जेल अपराध किए। और इसी तरह जो है ना, सोनिया के खिलाफ 4 क्रिमिनल एफआईआर हुई जेल अपराध में ही ना। उसके अलावा क्या क्राइम किया इन्होंने? हाँ, वो क्राइम किए इन्होंने अलग अलग से। वो क्या जैसे मान लो है ना, वो सुरंग खोदने का एक अपराध था, मार पिटाई का अपराध, उसमें एफआईआर अम्बाला जेल में। हाँ, कॉन्स्पिरेसी को। अच्छा, भागने के लिए सुरंग खोदने का प्लान? यस, संजीव ने क्या किया, वहां सुरंग खोदी भागने के लिए, उसमें कुछ आतंकवादी भी थे शामिल। कौन से सन में? ये एफआईआर थी 2000, आई थिंक 2008 की थी शायद। ये थाना उसकी अम्बाला की बलदेव नगर थाना में ये हुई था, बलदेव नगर थाना में वहां की ये एफआईआर हुई है आई थिंक। तो उसमें इन्होंने वहां भागने की कोशिश की, लेकिन टाइमली पता चल गया और सुरंग खोद दी थी इन्होंने। हाँ बिल्कुल, कुछ खोदी है उसमें। तो उसमें इस वजह से है ना, वो उनका फिर ये मतलब उनके खिलाफ एफआईआर हुई उस मामले में। और इसके अलावा ये जेल से पैरोल पे 2.5 साल पेश नहीं हुआ, वो एफआईआर हुई। हाँ, ये बाबा बन गया था, ये 2021 में सुबह। हाँ, बाबा हो गया। ये अलग अलग से एफआईआर है। 2008 में एक एफआईआर है सोनिया के खिलाफ, 2018 में है, फिर एक 2018 में एक और एफआईआर है, 2023 में एफआईआर है। इस तरह संजीव के खिलाफ है, देखो ये एक एफआईआर 2008 की है, एक 2018 की है, एक एफआईआर इनकी इकट्ठी है, एक एफआईआर में एक्यूज्ड है ये हैं। इसी तरह कई तरह के इन्होंने ये जेल अपराध किए हैं। ट्रायल कोर्ट ने भी, सेशन कोर्ट ने भी कोई बार ये ओपिनियन दिया है इसके बारे में, ये इस तरह की ये शरारतें करते रहे हैं। तो इस तरह के जो है ना, जो अपराध करने वाले हैं ना, तो उनको तो लीनियंट व्यू लेने का तो कोई मतलब नहीं होता। तो जो एसएलसी है, स्टेट लेवल कमेटी, तो उन्होंने सारा ब्यौरा कोर्ट में सबमिट कराया। जी बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने है ना उसमें 2 बातों पे वो किया। नंबर 1 तो कोर्ट ने ये कहा कि आपने है ना लेटेस्ट रिकॉर्ड पे ज्यादा ध्यान देना है, लेटेस्ट उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। क्योंकि जो स्टेट लेवल कमेटी है, उसने जब से ये जेल में बंद थी 2001 से लेके अब तक का दिया, और नेचुरली देना भी चाहिए। कोर्ट कंसीडर करे वो एक अलग बात है, पर कोर्ट ने जिस तरह से कमेंट किए है ना, उसी के मतलब अगेंस्ट हमें ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी डालने जा रहे हैं। तो चैलेंज करोगे इस फैसले? बिल्कुल, इसको है ना हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी संपर्क करिए, आज भी आए थे वो, लगातार कंटिन्यू है भी इसको लीगल, जहां भी जो बेटर वे है हम डाले वहां। हम हाई कोर्ट में भी रिकॉलिंग की लगा सकते हैं, पर अभी इस पे मंथन चल रहा है कि हम जहां तक ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का बना एसएलपी ही फाइल
करेंगे इसके। बिल्कुल, खोवाल साहब ने बड़ी तफ्तीश से बड़ी डिटेल में ये चीजें बताई कि क्योंकि लीगल जो लड़ाई है इन्होंने लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं। पिछले 24-25 साल से इस केस में ये इन्वॉल्व हैं, इनके क्लाइंट है वो, और एक वकील का फर्ज भी बनता है कि अपने क्लाइंट के लिए वो खड़े हों, उनकी आवाज उठाएं और लड़ाई लड़ें। और इन्होंने बताया कि किस ग्राउंड पर दोनों को इंटरिम बेल अभी दी गई है और फिलहाल वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। देखना होगा कि क्या जो रेलूराम पुनिया के जो परिवार वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो वो कोठी उसमें वही रहते हैं और दोनों अब जेल से बाहर आए हैं, तो इस पूरे मामले में क्या कानूनी मोड़ अभी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, ये फिलहाल भविष्य ही बताएगा। नमस्कार।